हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों शुरू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर नंबर 4। और सही मायने में ये चैप्टर की शुरुआत सही मायने में समझ लो आज इस टॉपिक से होती है, क्योंकि आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का ही नहीं, क्लास 12th की पूरी फिज़िक्स में इस टॉपिक का एक बहुत बड़ा रोल है। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ कूलॉम्स लॉ। ये एक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है नेचर का, जो जिस पर बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये एक मतलब कह सकते हो जैसे हम लोग न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन पढ़ते हैं, एक नेचर का बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, वैसे ही कूलॉम्स लॉ भी एक बहुत ही बेसिक बहुत ही फंडामेंटल लॉ है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट, एग्ज़ाम में आएगा, बोर्ड्स में आएगा, फॉरगेट इट। अगर हम फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कूलॉम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, तो सीखने पर फोकस ज़्यादा रहेगा, कूलॉम्स लॉ को जानने पर फोकस ज़्यादा रहेगा, कूलॉम्स लॉ की बातों को सीखने पर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। ठीक है, बाकी देखो हमारा जो मेन मकसद है वो है चीज़ों को समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। बाकी चीज़ें तो अपने आप अपना ध्यान खुद रख लेती हैं, तुम उन चीज़ों को चक्कर में भागोगे तो परेशान हो जाओगे। एक चीज़ के ऊपर फोकस करो और वह लर्निंग, सीखना। अगर तुम सीखने के लिए पढ़ रहे हो तो बिलीव मी, मार्क माई वर्ड्स, द अदर थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हमेशा कहता हूँ कि तुम अगर उस चीज़ को सीखने पर ध्यान दोगे तो बाकी जो उसके सराउंडिंग चीज़ें हैं, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स आएंगे, जेई क्लियर होगा कि नहीं, नीट होगा कि नहीं, वो सब अपने आप हो जाएगा अगर तुम जो मेन पर्पज़ है सीखना, लर्निंग, उस पर ध्यान दोगे तो। ठीक है, चलो। तो जब ये लेक्चर ख़त्म होगा, वीडियो जब फिनिश होगा, तो तुम देखना, सोचना कि यार कुछ सीखा कि नहीं, कुछ नई चीज़ सीखी कि नहीं, कूलॉम्स लॉ को एक और अच्छे तरीके से जाना कि नहीं। तो वो चीज़ एक राइट डायरेक्शन तुम कह सकते हो। ठीक है, तो हमेशा एक पर्पस होना चाहिए पढ़ाई का। वो पर्पस सबसे पहला लर्निंग होना चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, वो अपने आप होती जाएंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाकी चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए, वो भी पर्पस होना चाहिए, बट लर्निंग इज़ द प्राइम पर्पस ऑफ द स्टडी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कूलॉम्स लॉ में हम लोग आज के सेक्शन में 3 बातें करने वाले हैं। सबसे पहली बात, कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, कूलॉम्स लॉ क्या होता है, कूलॉम्स लॉ की कंडीशन क्या होती है, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, सारी बातें करेंगे। दूसरा, कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इसकी बात भी करेंगे। तीसरी चीज़, कूलॉम्स लॉ और ये, या फिर ऐसे कह सकते हो कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन भी करेंगे, क्योंकि ये कूलॉम्स लॉ और जो हम लोग 11th में पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं और फंडामेंटल पार्टिकल्स के बीच ये दोनों फोर्स लगते हैं। तो हम लोग इन कंपैरिजन भी करेंगे कि भाई दोनों फोर्स में से कौन ज़्यादा डोमिनेट करता है, नेचर में किसका ज़्यादा दबदबा है इन दोनों फोर्सेस में से। ठीक है, तो चलो शुरू करते, पहले कूलॉम्स लॉ सीखते हैं क्या होता है। हम लोग ये जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, ये बहुत साल पहले से जानते हैं, आज कोई नई बात नहीं है। कूलॉम्स लॉ जो कि 18th सेंचुरी में ये लॉ ऑफिशियली हम लोग को मिला, उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन है, जो हम लोग अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स की बात करते हैं ना, कि चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में फोर्स लगता है ना, बहुत पहले से चीज़ को हम देखते समझते आ रहे हैं। 18th सेंचुरी में इस इंटरेक्शन को, जो कि हम लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, को मैथमेटिकल फॉर्म दिया गया कि मैथमेटिकली इस इंटरेक्शन को, इस फोर्स को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, और वो दिया किसने, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, इन्होंने 18th सेंचुरी में इस लॉ को प्रपोज किया। तो देखते हैं ये लॉ, इनका कहना क्या था। कूलॉम ने बहुत ढेर सारे चार्ज स्फीयर्स को लिया और उनको अलग अलग डिस्टेंसेस पर रखा और उन्हें जो कंक्लूजन ड्रॉ किया वही कूलॉम्स लॉ हम लोग आज के डेट में कहते हैं। तो इनका कहना ये था, आफ्टर सेवरल एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन, कूलॉम एक कंक्लूजन पर पहुँचे और उनका ये कहना था कि अगर 2 पॉइंट चार्ज हम लोग कंसिडर कर लें, मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है
और दोनों ही रेस्ट में है। एक मान लो Q1 है और दूसरा मान लो बचा Q2 है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 और Q2 वो स्टेशनरी है, मतलब ये दोनों क्या हैं, रेस्ट में है। मतलब दो बातों को यहाँ पर ध्यान रखना कि जो चार्ज हम लोग कंसीडर करेंगे वो चार्ज पॉइंट के फॉर्म में होंगे, और दूसरी चीज़ जो हमें कंसीडर करनी है वो ये करनी है कि दोनों चार्ज जो है वो स्टेशनरी है, रेस्ट में। तो कूलॉम ने कहा कि अगर हम दो पॉइंट, अच्छा पॉइंट चार्ज को हम लोग कैसे समझे, कैसे डिफाइन करेंगे, इनका ये कहना था कि इन दोनों, जैसे मान लो ये दो हमने चार्ज लिया, दो चार्ज स्फीयर्स है, पार्टिकल नहीं बल्कि स्फीयर्स है, पॉइंट के फॉर्म में नहीं है, स्फीयर है, बड़े बड़े चार्जेस है। तो अगर इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कर दिया जाए तो जो चार्ज स्फीयर्स है वो जिनका साइज़ बड़ा है वो पॉइंट के फॉर्म में नज़र आएंगे। तो पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ये हुआ कि इनके साइज़ के कंपैरिजन में जो Q1 Q2 दो चार्ज हैं, नॉट नेसेसरली कि वो पॉइंट फॉर्म में ही हो, अगर पॉइंट फॉर्म में नहीं भी है तो इनके बीच की डिस्टेंस इतनी ज़्यादा हो कि वो दोनों चार्ज पार्टिकल पॉइंट के फॉर्म में अपीयर हो, नज़र आए। जस्ट लाइक दैट कि हम किसी स्टार को देखते हैं अपने घर से, छत से, अब वो स्टार एक पॉइंट के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, पॉइंट के फॉर्म में है तो नहीं वो। तो ये जो डिस्टेंस है वो उस जाइंट स्टार को पॉइंट बना देती है। तो उसी एनालॉजी से हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो डिस्टेंस इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि दोनों जो चार्ज Q1 Q2 वो हमको पॉइंट के फॉर्म में नजर आने चाहिए कि ये पॉइंट के फॉर्म में, इसकी डायमेंशन सो स्मॉल दैट दे लुक लाइक अ पॉइंट। ठीक है, इस डिस्टेंस की वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि पॉइंट के फॉर्म में। तो ये पॉइंट चार्ज का मतलब हो गया। दूसरी चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिन दो चार्जेस को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ये स्टेशनरी चार्ज होने चाहिए, रेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, तो इन दो चीज़ों को अगर देखा जाए तो कूलॉम ने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगने वाला फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव और जो भी हो, ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है, F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2। ठीक है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये दो कंक्लूजन कूलॉम ने ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया तो हल्का सा तुमको बता दूं। इन्होंने किया क्या, दो चार्ज स्फीयर लिया, ठीक है, स्फीयर लिया, और उनके ऊपर जो चार्ज है उसको बार बार चेंज किया, डिस्टेंस को फिक्स करके इन दोनों के चार्ज को बदला और देखा कि चार्ज के बदलने से फोर्स कैसे चेंज हो रहा है। कीपिंग डिस्टेंस बिटवीन देम फिक्स्ड, आर को फिक्स कर दिया, जो बीच का डिस्टेंस है आर को फिक्स कर दिया, और चार्जेस को चेंज करते गए दोनों स्फीयर पे। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ किया गया कि F प्रोपोर्शनल टू मॉड Q1 Q2 है। फिर हमने क्या किया, दोनों स्फीयर के, मतलब हमने नहीं, कूलॉम ने किया, दोनों स्फीयर के चार्ज को फिक्स कर दिया कि चलो चार्ज को फिक्स कर देते हैं, और फिर बीच के डिस्टेंस को बदलते गए, बढ़ाते गए, घटाते गए, डबल, ट्रिपल, हाफ, अलग अलग चीज़ें करके देखा। तो ये कंक्लूजन ड्रॉ हुआ कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो इस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ चार्ज एंड डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम को लेकर के, फोर्स को ऑब्जर्व करके कूलॉम ने 18th सेंचुरी में इस बेहद फंडामेंटल रूल को हमारे सामने रखा। इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो दिस फॉर्मूला बिकम्स F प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब एक कांस्टेंट भी आना जरूरी है, तो एक कांस्टेंट की भी हम लोग एंट्री कर देते हैं। कांस्टेंट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्म है, एक्चुअल फॉर्म ये है, F इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट्स मॉड ऑफ Q1 मॉड ऑफ Q2, दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड और उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर।
ये एक बेसिक फॉर्मूला है दो पॉइंट चार्ज के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स को कैलकुलेट करने का। ये प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो कूलॉम्स लॉ है वो फॉलो करता है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला ये एक फोर्स है, ठीक है। इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करने वाला एक और फोर्स है जो क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा रखा है, जिस फॉर्मूले की शक्ल भी कुछ कुछ इससे मिलती ही है। अगर वो फॉर्मूला में लिखूं तो झट से याद कर लोगे, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। दैट इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग आज के इस क्लास में इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स का कंपैरिजन भी करने वाले हैं, ठीक है, कि कौन सा फोर्स बड़ा होता है गिवन कंडीशन पे। तो ये हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ का एक बेसिक सा फॉर्म, जिसको इन्वर्स स्क्वायर लॉ भी हम लोग कहते हैं। नाउ अब तो कांस्टेंट की बात कर लेते हैं। इस कांस्टेंट को बेसिकली हम लोग कुछ यूँ समझना कि चार्ज की वैल्यू के हिसाब से हम लोग चार्ज क्या ले रहे हैं इसके हिसाब से इस के कांस्टेंट को डिफाइन किया गया, या यूँ भी कह सकते हो कि के हिसाब से चार्ज की यूनिट को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे 1 कूलॉम जो चार्ज है वो कैसे 1 कूलॉम की बात आई ये तुमको बताता हूँ मैं। एक्चुअली पूरी बात को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, ठीक है। सिर्फ देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ यार, सीखने पर ध्यान रखना है, लर्निंग पे ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें तो हर बुक में हर चीज़ें सबको बताई जाएगी, सब कोई बताता है, और इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सीखो क्या है। जैसे मैंने कहा कि यार ये फोर्स है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में। इन एसआई सिस्टम, इन एसआई यूनिट हम लोग चार्ज को किस में नापते हैं? कूलॉम में, ठीक है। कूलॉम के ऑनर में हम लोगों ने चार्ज की यूनिट को डिफाइन कर दिया कि चलो चार्ज को हम क्या बोलते हैं? कूलॉम बोलते हैं। तो बच्चों एसआई यूनिट में चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलॉम। और अगर हम लोग चार्ज की यूनिट कूलॉम रखें तो यहाँ से जो के की वैल्यू आती है, के बिकम्स 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली ये के की वैल्यू आती है इन एसआई यूनिट, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझो। एक्चुअली हमने चार्ज की यूनिट को कूलॉम रख करके इस के को डिफाइन नहीं किया। एक्चुअली इस के की वैल्यू को रख करके फोर्स के हिसाब से हमने कूलॉम को डिफाइन किया है। बहुत ध्यान से बात को समझना। हमने किया क्या कि दो चार्ज लिया मैंने, ठीक है, दोनों चार्ज लिया, मतलब दो स्फीयर लिया ऑफ इक्वल चार्ज, ठीक है। बात को समझो। कहाँ बताऊँ? छोड़ो, यहाँ बता देता हूँ। मैंने दो स्फीयर लिया और दोनों स्फीयर पे इक्वल चार्ज है, चार्ज इक्वल है, मगर कितना है वो हमको नहीं पता। चार्ज की वैल्यू इक्वल है लेकिन एक्चुअल वैल्यू ऑफ चार्ज क्या है वो मुझको नहीं पता, ठीक है। लेकिन दोनों पे जो भी चार्ज है वो सेम है, मगर चार्ज की एग्जैक्ट वैल्यू मुझको नहीं पता। हमने इनको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा और कहाँ रखा? वैक्यूम में रखा। कहानी सुनना, अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैक्यूम में रखा और इनके बीच फोर्स को कैलकुलेट किया, ठीक है। और हमने देखा कि जिस चार्ज के लिए 1 मीटर की डिस्टेंस पर वैक्यूम में इतना फोर्स लगे, F इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन, तो वही जो चार्ज है वही 1 कूलॉम चार्ज को डिफाइन करेगा। मतलब 1 कूलॉम को ऐसे डिफाइन किया गया कि 1 कूलॉम वो चार्ज है जो वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखने पर दोनों बॉडी के बीच में इतना फोर्स जनरेट करता है। तो वहीं से फिर इस कांस्टेंट को हम लोगों ने एज्यूम कर लिया। तो हमने इस कांस्टेंट को ये जो लिखा है कांस्टेंट, इससे हमने चार्ज की यूनिट को डिफाइन किया, कूलॉम होता क्या है। बात को समझ रहे हो?
तो इसलिए SI सिस्टम में जब भी हम लोग चार्ज की वैल्यू कूलॉम में यूज़ करेंगे, द कांस्टेंट विल बिकम दिस वन। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि थोड़ा इसको उल्टा समझना कि हमने दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स कैलकुलेट कर लिया और वो फोर्स हमने यहाँ पर एक कांस्टेंट के रूप में बैठा दिया और फिर बोल दिया कि ये जो वैल्यू है चार्ज की वो 1 कूलॉम है। तो 1 कूलॉम को ऐसे डिफाइन किया गया कि 1 कूलॉम वो चार्ज है जो वैक्यूम में 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखने पर दोनों बॉडी पे इतना फोर्स जनरेट करे, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको जानोगे तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ठीक है, एनीवे, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर कांस्टेंट इन वैक्यूम फॉर 1 कूलॉम चार्ज। हालांकि 1 कूलॉम, अब ये वैल्यू बहुत बड़ी थी, फोर्स है, बहुत बड़ी फोर्स है, ये छोटा मोटा फोर्स नहीं है। तो 1 कूलॉम को वैक्यूम में इतने डिस्टेंस पर रखने पर इतना फोर्स लगता है, ये बहुत बड़ी फोर्स है। तो फिर ये पता लगाया गया कि यार चार्ज की जो यूनिट कूलॉम है ये बहुत बड़ी यूनिट है। हम लोग जो जनरली यूनिट यूज़ करेंगे वो माइक्रो कूलॉम में होगा, मिली कूलॉम में होगा, नैनो कूलॉम में भी होगा। कूलॉम में जनरली बहुत बड़ी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, जैसे जनरली हम लोग जब भी देखेंगे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो हार्डली वहाँ कूलॉम चार्ज लिख करके आएगा। मोस्ट ऑल टाइम यू विल गेट माइक्रो कूलॉम, मिली कूलॉम, नैनो कूलॉम, समटाइम्स लाइक दैट। ठीक है, अच्छा, अब इसको और हम लोग कन्वीनियंट तरीके से इस कांस्टेंट को लिखना चाहें तो ये जो कांस्टेंट होता है, दिस कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस कांस्टेंट को ऐसा भी कहते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन। ठीक है, और दिस बिकम्स 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। अब यहाँ जो एप्सिलॉन है, इस एप्सिलॉन को हम लोग कहते हैं, ये भी एक कांस्टेंट है और इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम की परमिटिविटी के नाम से इसको जानते हैं और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन की वैल्यू होती है वैक्यूम की परमिटिविटी। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। हाँ, तो अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे रख दूँ तो कूलॉम्स लॉ का जो फॉर्मूला हमको मिलता है वो ये मिलता है, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो कूलॉम्स लॉ का जो मेन फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ठीक, चलो, तो अब इसमें एक बात और समझ लो, अगर मान लो वैक्यूम मीडियम नहीं है, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इफ़ एनी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम इज़ प्रेजेंट। मान लो अगर मेरे पास कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, इलेक्ट्रिक मीडियम की अभी हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो ये फॉर्मूला है वो कुछ ऐसे चेंज कर जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, तो मान लो अगर वैक्यूम नहीं है, कोई दूसरा मीडियम आता है, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम आता है, तो वहाँ पर फॉर्मूले की शक्ल जो है हल्का सा चेंज जाएगी और एप्सिलॉन नॉट के साथ तुम के को वहाँ पर पे अटैच कर लोगे। अब ये के होता क्या है? ये तो जो के होता है ये मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशो होता है। ठीक है, जिस मीडियम में तुमको फोर्स निकालना है उस मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशो, इसलिए इसको हम लोग समटाइम्स इसके को रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, वैक्यूम से कंपेयर करोगे तो क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी ही बोलेंगे, या मोर कॉमनली इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ये हमको किसी मीडियम का जो भी होगा वो अगर दिया जाएगा तो हम लोग वैक्यूम के अलावा भी किसी मीडियम में फोर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसकी बातें डिटेल में भी बहुत करेंगे कि क्या होता है
इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है, एंड फॉरगेट अबाउट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अभी तो बात करेंगे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होती है, इसकी भी तो बात भी करनी है हम लोग को, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इस के को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, किसी मीडियम की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशो, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ज़्यादा तौर पे इसको लोग इस नाम से पुकारते हैं। तो अगर ऐसा है मीडियम इज़ नॉट वैक्यूम, कोई दूसरा मीडियम है डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो इस फॉर्मूले को तुमको यूज़ करना है, जहाँ के क्या होगा उस मीडियम का हमको दिया रहेगा इन जनरल। एंड वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कुलॉम का क्या इसमें कहना था, एंड व्हाट इज़ द मेन कह सकते हो कि सोर्स जिससे कुलॉम ने इस शानदार कॉन्क्लूज़न को ड्रॉ किया, वो जानना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जल्दी से इस कुलॉम लॉ को अच्छे से कॉपी कर लो। हम लोग चलते हैं फिर आगे और इसके वेक्टर फॉर्म को देखेंगे कि वेक्टर फॉर्म में भाई फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो जस्टिस नहीं होगा, तो इसके वेक्टर फॉर्म को लिखेंगे और फिर कंपैरिजन भी करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स में दबदबा किसका है नेचर में। ठीक है, जल्दी कर लो इसको। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर कूलॉम्स लॉ जो कि दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स को हमको बताता है, एक्सप्रेस करता है, उसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखे तो फिर क्या लिखे। तो एग्ज़ाम में भी आता है ये बोर्ड एग्जाम में कि भाई कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखो, कैसे उसको लिखेंगे। तो सीखेंगे पहले कूलॉम्स लॉ को, रटेंगे नहीं, सीखें कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखते कैसे हैं। देखो, तो सबसे पहले क्या किया कि मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है और ये है एक पॉइंट चार्ज मान लो Q1 और दूसरा ये पॉइंट चार्ज मान लो Q2। ठीक है, और ये एक हमारा ओरिजिन है। हमें सिर्फ 2 चीज़ दी हुई है, इन दोनों चार्जेस के अलावा 2 चीज़ दी है। एक कोई ओरिजिन है स्पेस में, एक कोई फिक्स पॉइंट है, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों चार्ज की पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर मान लिया पहले चार्ज की R1 है और दूसरे चार्ज की R2 है। हमको उनके बीच का डिस्टेंस भी नहीं पता है, बस उनकी पोजीशन वेक्टर पता है। खैर पोजीशन वेक्टर पता होगा तो हम उनके बीच का डिस्टेंस निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इनको मिला दिया इस तरीके से। ठीक है, और मान लिया जो इनके बीच का डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, दिस डिस्टेंस हैज़ मैग्नीट्यूड R। ठीक, थोड़ा ध्यान से बात को समझना, ये जो डिस्टेंस है उसको मैं R बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर मुझको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो पहले हम 1-2 वेक्टर डिफाइन करते हैं। चलो, डिफाइन अ वेक्टर R, एक वेक्टर R को डिफाइन करते हैं हम लोग, जिसका डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन R1 का फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। तो मान लो मैंने एक R वेक्टर को डिफाइन किया, डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2। तो Q1 से Q2 की तरफ ये एक वेक्टर R है। ठीक है, इसको मैंने R लिख करके डिफाइन किया कि मतलब अगर मैं इस तरफ जाना चाहूँगा तो R वेक्टर को मानूंगा। और मैं इसका दूसरा वेक्टर डिफाइन किया क्या करना है, अगर ये R है तो माइनस R क्या होगा, एक दूसरा वेक्टर होगा जिसका डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ होगा। तो माइनस R इज इक्वल टू डायरेक्शन फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1। मुझको 2 वेक्टर डिफाइन, एक ही वेक्टर डिफाइन करो, दूसरा उसका नेगेटिव होगा। हाँ, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ठीक है, इन दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, दैट इज R। बस दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, इसका Q1 से Q2, इसका Q2 से Q1। तुम दोनों को चाहो तो R1 R2 भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चूंकि यहाँ लिख चुका हूँ तो यहाँ कन्फ्यूज़न होगा, तो R लिख दिया, तो कुछ भी तुम बोलो फ़र्क नहीं पड़ता है, बस वेक्टर कौन सा किधर है अच्छे से पता होना चाहिए। अब अगर मैं इस R की वैल्यू फाइंड करूँ तो R, अगर ट्रायंगल लॉ अप्लाई करूँ तो R1 प्लस R इज इक्वल टू R2 के बराबर होगा। तो R1 प्लस R
इज इक्वल टू वेक्टर R2 या वेक्टर R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, क्लियर है। एक काम करते हैं, इसको मैं R डैश बोल देता हूँ। ठीक है, कन्फ्यूज़न से हटने के लिए R डैश बोल देता हूँ। ये सबको पता है कि R डैश का जो डायरेक्शन है वो R के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, हालांकि R नेगेटिव बोलो कोई दिक्कत नहीं है, R डैश बोल दिया मैं। ठीक है, और R डैश है क्या, इज इक्वल टू माइनस R ही तो है। अब ये वेक्टर R की वैल्यू हो गई, तो देयरफॉर R डैश की वैल्यू क्या होगी भाई, R डैश जो है R का ठीक अपोजिट है, तो R डैश इज इक्वल टू वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। अब हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो मोमेंट मैंने मान लिया कि Q1 ने जो Q2 पर फोर्स लिखाया उसको लिखता हूँ पहले मैं, तो लिखूँगा तो फोर्स Q1 पर जो Q2 लगाएगा, तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2 इज इक्वल टू, मैं F12 लिख करके बोल रहा हूँ। F12 मतलब पहले पे लगने वाला फोर्स दूसरे के द्वारा। सिमिलरली फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1 इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, F21। F21 का मतलब 2 पर फोर्स 1 के द्वारा। तो अब मैं लिखता हूँ फोर्स Q1 Q2 जो आपस में अप्लाई करेंगे उसको वेक्टर फॉर्म में। हमें ये दोनों R कैप R डैश कैप मिल गया है ताकि हम लोग डायरेक्शन दे सकें, है ना। हमें यूनिट वेक्टर चाहिए होता है किसी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा ये 2y कैप, तो हमें ये पता है कि ये वेक्टर जो है वो x एक्सिस के लॉन्ग है, मगर कैसे पता, क्योंकि i कैप को हमने डिफाइन कर दिया पहले से कि ये x एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर है। तो हमने इस डायरेक्शन को R कैप से डिफाइन कर रखा है और इस डायरेक्शन को R डैश कैप से डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्या होगा कि हमको फोर्स को डायरेक्शन देने में आसानी होगी। जैसे हमको किसी चीज़ को डायरेक्शन देना होता है, आई कैप वाई में देना है तो जे कैप, जेड एक्सिस में देना है तो के कैप हम लोग अटैच कर देते हैं। तो जैसे आई कैप जे कैप के कैप हम डिफाइन कर देते हैं पहले से ही ताकि वेक्टर को डायरेक्शन दे सके, वैसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया बालक, 2 वेक्टर डिफाइन कर दिया है। इधर होगा तो R कैप से चिपका देंगे, इधर होगा तो R डैश कैप चिपका देंगे, बन जाएगा वेक्टर। तो ये इसके पीछे रीज़न है। तो अब मैं यहाँ लिखूँ द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। मान लिया दोनों चार्ज पॉजिटिव है एक मोमेंट के लिए, तो Q2 इस Q1 को रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एंड दिस इज योर फोर्स F12। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं क्या लिखूँ, इसकी वैल्यू मैं लिखूँगा, डायरेक्शन चिपकाऊँगा इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। यहाँ मॉड नहीं रखना है, इस बात को ध्यान रखना, यहाँ साइन के साथ वैल्यू रखाएगी चार्ज की R²। अब वेक्टर डायरेक्शन कैसे चिपकाओगे, ये जो डायरेक्शन दिखा रहे हो इस डायरेक्शन को मैंने डिफाइन किया है R डैश से, देख लो इस डायरेक्शन को, तो यहाँ R डैश कैप चिपका दिया। और R डैश कैप निकालोगे कैसे, यहाँ से निकालेंगे। अब ये वेक्टर फॉर्म में हो गया। R डैश कैप से क्या मिल गया उसको, डायरेक्शन। बट याद रखना यहाँ पर Q1 Q2 मॉड नहीं है, यहाँ पर Q1 Q2 की वैल्यू जो भी साइन होगी वो रखना होगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ डिफाइन करूँ F21 का मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। ठीक है, लिख दिया मैंने फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई Q1। फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R²। अब इसका डायरेक्शन चेक करो, Q1 भी Q2 को रिपेल करेगा तो डायरेक्शन कुछ इधर मिलेगा, तो जो फोर्स Q2 पर लगेगा Q1 के द्वारा वो इस तरफ जाएगा, दैट इज F21। ठीक है, तो अब इसको मुझको का डायरेक्शन
को मैं यहाँ पर भी ना ब्लू से लिख रहा हूँ ताकि तुमको पता हो कि डायरेक्शन को हमको देना ही। तो दे दिया डायरेक्शन मैंने। याद रखना यहाँ पर मॉड नहीं लिखना है, Q1 Q2 को साइन के साथ ही लेना होगा। और ये जो फॉर्मूला है जो लिखा है हमने, ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2। ये Q1 Q2 के किसी भी साइन के लिए वैलिड है। जैसे मान लो मैंने कहा दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तभी रिपेल करेगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, प्लस आर डैश आर कैप रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मान लो कहा मैंने कि साइन अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ये दोनों फोर्स क्या होंगे, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो जैसे ही तुम प्लस माइनस पुट करोगे यहाँ माइनस आर डैश आ जाएगा, यहाँ माइनस आर आ जाएगा। तो माइनस आर डैश का डायरेक्शन इधर हो जाएगा और माइनस आर का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो फोर्स अट्रैक्टिव होना चाहिए वो भी यहाँ से जस्टिफाई हो जाएगा। तो किसी भी साइन को अगर तुम यूज़ करोगे तो ये जो फॉर्मूला लिखा है वो जस्टिफाई कर लेगा, रिपल्सिव अट्रैक्टिव के अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेगा डायरेक्शन को अपने। ठीक है, सबसे अच्छी बात ये है। तो इसी को बोलते हैं बच्चा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। बहुत ध्यान से इसको देखना, बहुत सिंपल है, पर समझना कि हमको किसी भी चीज़ को वेक्टर बनाने के पहले डिफाइन करना होता है यूनिट वेक्टर। मैंने आई कैप को डिफाइन किया है पहले, तब मुझे कहा है कि 2i कैप एक्स एक्सिस में एक वेक्टर है। मैंने 3k कैप को z एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर कहने के पहले मैंने डिफाइन कर दिया था कि k कैप z एक्सिस का एक वेक्टर है। तो सिमिलरली मैंने ये दो वेक्टर को डिफाइन करना होगा पहले, उसके हिसाब से फिर मैं डायरेक्शन दे सकता हूँ। तो ये इसके विषय का थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट है जो तुमको समझना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो। कंपैरिजन देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स में कौन ज़्यादा मतलब जिसकी किसकी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती है एक गिवन लेवल पर। ठीक है, जल्दी कॉपी कर लो इसको। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों फोर्सेस में कौन किसको डोमिनेट करता है। अब जैसे मान लो ग्रेविटेशन फोर्स हम लोगों ने पढ़ा क्लास 11 में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बहुत फंडामेंटल, ये भी बहुत फंडामेंटल फोर्स है नेचर का, दोनों बहुत फंडामेंटल है। कूलॉम्स लॉ और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी एकदम फंडामेंटल, नेचर के एकदम बेसिक लॉ है दोनों। तो दोनों का कंपैरिजन तो बनता भी है क्योंकि वो दोनों ही इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो भी करते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स मास के हिसाब से लगता है, मास पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्ज की बात करता है। तो हम जब भी कंपैरिजन करें किसी भी एरे गैरे एक्स वाई का नहीं कर सकते कि उसका इलेक्ट्रिक फोर्स उसका ग्रेविटेशन फोर्स कहीं भी डिस्टेंस, ऐसा नहीं होता। कंपैरिजन बराबरी पे होना चाहिए। दोनों फोर्स के लिए तुमको देखना होगा कंडीशन क्या है। जैसे ग्रेविटेशन फोर्स मास चाहिए, इलेक्ट्रिक फोर्स में चार्ज चाहिए, तो क्यों ना पहले ऐसे पार्टिकल खोजो जहाँ पर चार्ज भी हो मास भी हो। आप आसपास बहुत चीज़ें तुमको मिलेंगी। सबसे बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स पर आ जाओगे तो सब एटॉमिक लेवल पर आके बात करोगे, एटम के अंदर घुस के अगर बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तुमको पहले मिलेंगे। तो ऐसे तुम किसी के बीच भी कर सकते हैं, जहाँ चार्ज हो जहाँ मास हो, कर लो कंपेरिजन। लेकिन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्यों ना बात वहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि बात वहीं से शुरू ही होती है सबकी, हम सब उसी चीज़ से बने हुए हैं, तो हम लोग वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सब एटॉमिक लेवल पर चलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करेंगे, दोनों के पास चार्ज भी है, दोनों के पास मास भी है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन भी है, दोनों के बीच फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स भी है। हम दोनों फोर्स को कंपैरिजन आराम से कर सकते हैं। तो चलो करते हैं और अलग अलग पेयर बना के करेंगे। जैसे मैं कर लेता हूँ कंपैरिजन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगेगा इनके चार्ज की वजह से, इनके मास की वजह से, दोनों कंपैरिजन करेंगे। फिर चलो कंपेयर कर लेंगे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में भी कंपेयर कर लेंगे, और फिर कंपेयर कर लेंगे, जाहिर सी बात है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। ये तीन पेयर का कंपैरिजन कर लेते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमने क्या किया,
दो इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन तो उतना छोटा पार्टिकल है कि आराम से पॉइंट चार्ज के डिफिशिएंट पर फिट बैठता है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन से छोटा पॉइंट चार्ज क्या होगा। तो कूलॉम्ब्स ने जो पॉइंट चार्ज की बात कही थी उसको सबसे अच्छे तरीके से जो एक्सेप्ट करेगा वो इलेक्ट्रॉन ही तो होगा। तो इलेक्ट्रॉन को ले लिया मैंने, दोनों पॉइंट चार्ज है, आर डिस्टेंस पर रखे हैं, बस एक थोड़ा सा फर्क है इन दोनों फोर्स में। चार्ज की वजह से जो फोर्स होगा वो रिपल्सिव होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स रिपल्सिव होगा, और जो मास का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगा, अट्रैक्टिव। बस यही फ़र्क है, याद रखना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फोर्स निकालूं एफ ई, तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हम लोग केवल मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो फोर्स के वेक्टर फॉर्म का हमें यहाँ पर फिलहाल कोई मतलब नहीं है। और फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन अगर मैं निकालूं तो एफ जी इज इक्वल टू जी M1 M2 बाई आर स्क्वायर। हाँ, उसके लिए कुछ चीज़ें लिख लूँ पहले हम लोग। जैसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी तो 9.1 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन की ज़रूरत पड़ेगी तो 1.67 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अगर चार्ज की ज़रूरत पड़ेगी, दोनों का चार्ज सेम ही होता है। इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस हाउ मच, 1.6 10⁻19 कूलॉम, ठीक है। दोनों का सेम चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का। कांस्टेंट जी अच्छे से पता होगा, 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। और के का तो सबको वैल्यू पता है, 9 × 10⁹ अभी लिखा था कुछ देर पहले। तो अब मैं इनको डिवाइड करूँ तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, मैं लिख भी देता हूँ के की वैल्यू, अगर किसी बच्चे को भूल गया हो तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ठीक है। बट इस बात का ध्यान रखना कि ये जो सारी वैल्यूज़ है, हम इन वैल्यूज़ के केवल पावर को हम लोग रखेंगे, सिर्फ इनके पावर को रख करके हम लोग कंपेयर करेंगे कि कौन फोर्स कितना बड़ा, आइडिया लग जाएगा ना। चलो, तो अगर मैं डिवाइड करूँ दोनों को, लाइक एफ ई बाई एफ जी, आई स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। तो क्या बच गया ऊपर, के टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई जी M1 M2। के में पावर कितना होता है, 10⁹। चार्जेस Q1 Q2 सेम है, पावर 10⁻−19 10⁻−19 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है, 10⁻11। मास की वैल्यू में पावर है -31 एंड -31, हमको दोनों इलेक्ट्रॉन को ही लेके चलना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर की बात हो रही है, मास दोनों का सेम होगा। तो ऊपर कितना आएगा, 10⁻−19 -19 -38 प्लस 9 करोगे तो -29 डिवाइडेड बाई -31 62 11 10⁻−73, ठीक है। ये चला जाएगा ऊपर, तो एफ ई बाई एफ जी 10⁻−21 प्लस 73 करोगे तो 10⁻44 आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 10⁻44 टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। शब्द नहीं है बोलने के लिए, शब्द नहीं है बोलने के लिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना बड़ा है, 10 गुना 100 गुना 1000 लाख बिलियन ट्रिलियन जिलियन नहीं, 10⁻44 टाइम्स बड़ा है। मतलब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स के आगे ग्रेविटेशन फोर्स का कोई मतलब नहीं है यार, कोई नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं टिक पाएगा। क्या 10⁻44 टाइम्स है, 2 गुना 3 गुना पे ही बात हो जाती है, तो 10⁻44 क्या मतलब है, कंपेरिजन भी नहीं करना चाहिए। तो अगर तुमसे कोई पूछे क्या इलेक्ट्रॉन के बीच तो मास होता है, अट्रैक्शन भी तो लगता है, ये रिपल्सिव भी क्यों होता है हमेशा, तो बता देना भाई। दबदबा तो इलेक्ट्रिक फोर्स का ही होगा, ग्रेविटेशन फोर्स लगभग ख़त्म है। तो सब, लेकिन याद रखना सबका अपना अपना इम्पोर्टेंस है।
इस सब एटॉमिक लेवल पर दबदबा इलेक्ट्रिक फोर्स का ही है। ग्रेविटेशन फोर्स इस लेवल पर एटॉमिक लेवल पे लगभग ख़त्म है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में अगर देखो तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही जलवा है। तो उस लेवल पे बात करोगे सन और अर्थ के बीच, यूनिवर्स में बॉडीज़ के बीच में, अर्थ और मून के बीच में, तब किसका दबदबा है? तब तो ग्रेविटेशन फोर्स ही सर्वे सर्वा है। तो सबका समय होता है, सबका दिन होता है, सबकी जगह होती है, ठीक है। सब एटॉमिक लेवल पर अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का दबदबा है तो ब्रह्मांड में कौन छाया है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसी का सब किया जा रहा है कि हम लोग घूम रहे हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। तो ठीक है, सबका अपना अपना रोल है, सबका अपना अपना वैल्यू है, सबकी अपनी अपनी जगह है। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि किसी भी जिसको हम लोग को इतना मतलब निगलेक्ट नहीं करना है कि यार वो बड़ी ख़राब चीज़ है, छोटी है, ऐसा नहीं है। तो सिर्फ इस लेवल पर इलेक्ट्रिक फोर्स के आगे वो दम तोड़ देता है, मगर ब्रह्मांड में तो उसी का जलवा है, दैट इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन की बात है। अब मैं अगर बात करूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो क्या करना होगा? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में करना हो तो क्या करोगे? इसको कॉपी करोगे क्या? चलो ठीक है, पॉज करे, कॉपी कर लेना, 2 मिनट कभी भी कर सकते हो। अगर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करूं तो सब कुछ तो वही होगा, बस मास m2 के जगह मास ऑफ प्रोटॉन कितना आ जाएगा? 10⁻⁻27। अगर मैं सेकंड बात करूं, भाई चार्ज तो सेम ही होता है, बस मास 27 आ जाएगा। तो -31 -27 4 कम हो जाएगा तो -69 हो जाएगा ना। करना क्या इतना, ठीक है। ऊपर गया तो +69, तो +69 का मतलब क्या हो गया? +40। तो अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की बात करोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच, हालांकि अब यहाँ पर फ़र्क क्या है? दोनों अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी अट्रैक्टिव है, ग्रेविटेशन फोर्स तो वैसे ही अट्रैक्टिव है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स का 10⁻40 टाइम्स है। 1-2 टाइम्स नहीं, 10⁻40 बहुत होता है, ठीक है। लगभग इतना टाइम्स है अगर पावर की बात करोगे तो। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। कर सकते हो, सिंपल ऐसे ही कुछ करना है। अगर प्रोटॉन प्रोटॉन की बात किया जाए, अगर मैं बात करूं 2 प्रोटॉन के बीच फोर्स कितना होगा, तो नीचे मास बस दोनों प्रोटॉन का ले लो, -27 4 और कम कर दो, 4 और कम करोगे तो कितना हो जाएगा? -65 हो जाएगा। ऊपर निकल जाएगा तो +65। तो इसको सॉल्व करोगे, 4 और कम कर दो, 36 आ जाएगा। तो यहाँ भी अगर देखो तो 10⁻36 टाइम्स होगा फोर्स किसके बीच में? 2 प्रोटॉन के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स का 10⁻36 टाइम्स ज़्यादा होगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है बच्चा कि सब एटॉमिक लेवल पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स है इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। हम लोग कंपैरिजन भी नहीं कर सकते कि भाई कौन छोटा है कौन बड़ा है, नेट फोर्स क्या होगा। जो इलेक्ट्रिक फोर्स का नेचर होगा वही रिजल्टेंट हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ऑलमोस्ट ख़त्म है उसके आगे। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एट द सब एटॉमिक लेवल। जो मन में हो कॉपी करो, फिर आगे बातचीत करेंगे जल्दी। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग को जो पढ़ना था हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा, उसके बाद कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को देखा, फिर हमने कंपैरिजन किया इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में, और रिजल्ट ये पाया कि यार जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कहीं ज़्यादा है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से। कुछ बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग आज पढ़े हैं। मैं तुमसे पहले ही कहा था, एट द एंड ऑफ द क्लास खुद सोचना क्या सीखा कि नहीं सीखा। बस ये चीज़ अगर है, सीख रहे हो हर डे हर दिन, तो सही रास्ते पे हो, नहीं तो फिर कुछ अलग हमको देखना होगा, ठीक है। कि हम पढ़ाई में कैसे अपने आप को मतलब वापस लेकर के आए, ठीक है। आना जो वो झोरी है, ठीक है। अब हमें किसी पर्पस के लिए पढ़ना है कि सीखने के लिए पढ़ना है, ये दोनों चीज़ में कैसे हमको बैलेंस करके चलना है समझना होगा, ठीक है। चलो, दोनों के लिए पढ़ेंगे, सीखने के लिए पढ़ेंगे और जो पर्पस है उसको भी फुलफिल करेंगे, ठीक है, फाइन। तो मिलते नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलने के बाद हम लोग 11th का जो पोर्शन चल रहा है नीट और जेईई के लिए हम लोग कर रहे हैं, वेक्टर शुरू कर दिए,
ट्वेल्थ का पोर्शन चल रहा है हम लोग का, ताकि जो बच्चे बोर्ड्स के हैं वो भी अपना काम अच्छे से करते रहें, और साथ साथ जेईई और नीट में भी जो हम लोग ट्वेल्थ की फिजिक्स पढ़ेंगे वो भी साथ साथ चलती रहे, ताकि हमें ये ना हो कि यार 11th कर रहे हैं तो 12th छूट रहा है, 12th करें तो 11th, ऐसा नहीं, दो साथ साथ चलता रहे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग इस टॉपिक पे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। देखें कूलॉम्स लॉ पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कूलॉम्स लॉ बहुत वास्ट टॉपिक है, अगर क्वेश्चंस की बात करो तो मतलब बहुत वास्ट टॉपिक है, बट ठीक है, करेंगे, करना है तो करेंगे, ऐसे भागेंगे थोड़ी। मिलते हैं इस क्लास में, आज के इतना ही, थैंक यू सो मच।